बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स की वैल्यू, कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहे थे हम। उसमें हमने 3 फेजेस पे बात की थी, कांस्टेंट ग्रोथ, नो ग्रोथ और ग्रोथ फेज। अपने लास्ट सेशन में हमने कांस्टेंट ग्रोथ के ऊपर बात की और हमने इसकी कैलकुलेशन भी की और किस किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं उसको सीखा। इस सेशन में हम जो है वो नो ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे कि अगर डिविडेंड की जो ग्रोथ है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ज़ीरो ग्रोथ है, तो उस हवाले से अगर हमने वैल्यूएशन करनी हो कॉमन स्टॉक की तो किस तरह से हम करेंगे। ये आपका ज़ीरो ग्रोथ मॉडल है। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल में हम अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड विल ग्रो फॉर एवर एट द रेट जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास पूरा मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका जो डिविडेंड पहले साल आपको मिला है ना, दूसरे साल, तीसरे साल, यानी कि इवन के 5वें 10वें साल तक जाके भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। यानी कि आपकी ज़ीरो ग्रोथ होगी, जितना पहले साल मिला उतना ही आपको 10 साल बाद उतना ही मिल रहा है, आपकी ग्रोथ कोई नहीं है। इसी तरह से आप मॉडल में देख सकते हैं जी का कहीं जिक्र नहीं है। पिछले मॉडल में जो हमने कांस्टेंट ग्रोथ का किया था उसमें जी का जिक्र था, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जी का जिक्र था। हमने ग्रोथ को ऐड किया था, उसके बाद हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था, ठीक है, वैल्यूएशन की थी इसकी। और यहाँ पे हमारे पास जीरो ग्रोथ मॉडल है, इसमें जस्ट क्या है, जीरो जी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास क्या फॉर्मूला, डी ओवर के ई, ठीक है, यानी कि डिविडेंड है और हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसके ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वही है हमारे पास, इसमें जी नहीं है, बाकी सारा मॉडल वही है। तो स्टॉक जेड जी हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 0%। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है आपका 0% है। Each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share। अभी जो हम रिसीव कर रहे हैं करेंटली अपने एक शेयर के ऊपर वो $3.24 है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। डिस्काउंट रेट यानी कि के ई भी दिया हुआ है आपको, वैल्यू दी हुई है डिविडेंड की जो करंट अभी हमें मिल रही है, ठीक है, और ग्रोथ इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या, डी वन ओवर के ही है, सिंपल, जी तो है ही नहीं आपके पास। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, डी वन ओवर के ही। अगर जी होता तो माइनस जी भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ चूंकि नहीं तो 1 + 0 आ जाएगा। 3.24 में इजाफा कुछ भी नहीं है, जो अभी मिल रहा है एक साल बाद भी हमें उतना ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंज ही नहीं है, ये भी वही है 3.24, और एक साल बाद जो हमें मिल रहा है वो भी 3.24, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेट इसको फॉर्मूले पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जी यहाँ पे है कोई नहीं, डी वन जो है हमारे पास 3.24 है वो पुट करेंगे, और के ई जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जिसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं 15% दिया हुआ है, 15% को यहाँ पे आप पुट करें, ठीक है, और इसमें से जी तो है नहीं, -0 आ जाएगा। तो यानी कि 3.24 को हमने 15% पे डिवाइड कर देना, हमारे पास आंसर जो आ गया 21.60 आपके पास वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। सिंपल, जिस तरह से हमने पहले किया है कांस्टेंट ग्रोथ वाला, उसी तरह से ये है सवाल आपका, लेकिन इसमें जस्ट बस जी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। जी को निकाल के बाकी कैलकुलेशन इस तरह से ही है सारी की सारी, तो बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अपने मॉडल की तरफ जाते हैं, जो इसमें ग्रोथ फेजेस के ऊपर हमने बात करनी थी। कांस्टेंट ग्रोथ की बात कर ली हमने, कॉमन स्टॉक कांस्टेंट ग्रोथ में वैल्यूएशन हमने कर ली कॉमन स्टॉक की। नो ग्रोथ में भी हमने सीख लिया किस तरह से वैल्यू की निकालनी है कॉमन स्टॉक की, ठीक है। और ग्रोथ फेजेस जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ फेजेस में जब हमारे पास डिफरेंट फेजेस होंगे, ठीक है, किसी फेज में ग्रोथ रेट कुछ और है, किसी फेज में ग्रोथ रेट कुछ और है, ठीक है, किसी फेज में ग्रोथ रेट कुछ और है। तो उस सूरत हाल में हम डिफरेंट फेजेस को जब फेस कर रहे होंगे तो उस वक्त हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसको देखते हैं। ये हमारा ग्रोथ फेजेस मॉडल है, ठीक है। assumes that dividends for each share will grow at 2 or more different growth rates। यानी कि डिविडेंड जो आपका ग्रो करेगा ना फ्यूचर में, वो सिर्फ एक रेट के साथ ग्रो नहीं करेगा, वहां पे एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी रेट हो सकते हैं। उसको हमने फिर जो ग्रोथ रेट्स को हमने डिवाइड कर दिया, जी एक को, जी अगर एक रेट है तो जी पहला रेट जी1 होगा, दूसरा रेट आता तो जी2 है, अगर कोई तीसरा रेट आता तो उसको जी3 कह देते हैं हम। यानी कि डिफरेंट सालों में हमें डिफरेंट ग्रोथ रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस सूरत हाल में हम कॉमन स्टॉक की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसने एक मॉडल दिया, वो आपको इधर इसने 1 2 3 नहीं लिखा, इसने टाइम टी लिख दिया इसने, ठीक है। यानी कि एक अरसे तक जो है वो G1 रेट हम फेस करते रहे। फॉर एग्जांपल G1 5% था, G2 आपका 8% है। एक अरसे तक जो है हमारा रेट 5% रहा, उसके बाद हमारा एक अरसे तक जो है या इन्फिनिटी हमारा जो है वो 8% रहा। तो जो एक अरसे तक 5% रहा उसकी कैलकुलेशन अलग से करनी है हमने, और जब हमारा रेट चेंज हुआ है उसके बाद की कैलकुलेशन हमने अलग से करनी है। तो दोनों कैलकुलेशन को हमने फिर आपस में एडअप करना है एंड पे, फिर हमारी एक्चुअल जो टोटल वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से है ये चीज़। यहाँ पे उसने जो है वो सेकंड फेज के वाले से बताया हुआ कि दूसरा फेज है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। स्टॉक जीपी हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 16% फॉर फर्स्ट 3 years। अब पहले 3 साल का पहला फेज हो गया, पहले 3 साल का, थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो चाहिए। पहले 3 साल का पहला फेज हो गया और पहले फेज में जो ग्रोथ रेट है वो 16% है एंड 8% देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद में हमेशा के लिए 8% हो गया। पहले 3 साल जो डिविडेंड ग्रो करते रहे 16%, 16% के हिसाब से, और उसके बाद हमेशा के लिए 8% ग्रोथ रेट हो गया आपका। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो फेजेस आ गए, पहला फेज 3 साल का और दूसरा फेज हमेशा चलता जा रहा है। पहले फेज में ग्रोथ रेट 16% है, दूसरे फेज में ग्रोथ रेट 8% आपका, ये दिया हुआ है। ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव एन एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड जो हमें मिल रहा है अभी एक शेयर पे 3.24, जैसा कि पिछले एग्जांपल्स में उसने हमें कहा था, और उसने चेंज नहीं की इसकी वैल्यू। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। जो डिस्काउंट रेट है यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स वो हमारा 15% है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अंडर दिस सिनेरियो। कॉमन स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस सिनेरियो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने बेसिकली दो फेजेस बनाते हैं और दोनों फेजेस को अलग अलग हम डील करते हैं। बाद में दोनों की वैल्यूज जो निकलेंगे उनको एडअप कर देंगे, हमारे पास कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। देखें हमारे पास जो पहला फेज है वो 3 साल तक है, ठीक है। 1 साल 0 ईयर से लेके 3 साल तक। तो ये हमारा ग्रोथ रेट यहाँ पे 16% फॉर 3 years। इसकी कैलकुलेशन हम अलग कर लेते हैं। देखिए पहले साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दूसरे साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तीसरे साल जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल तक हमने अलग से कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हमेशा के लिए हम हमेशा वाला फॉर्मूला लगाएंगे 8% टू इन्फिनिटी है, ठीक है, हमेशा के लिए, ठीक है। तो तीसरे साल के बाद चेंज हुआ, चौथे साल से उसको हम फिर अलग से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है जी। ये उसने आपको मज़ीद क्लैरिटी यहाँ पे कर दी है कि ये आपका ग्रोथ फेज़ 1 है, ठीक है, और जिसमें ये डिविडेंड 1, डिविडेंड D2, D1, D2, D3 आ रहा है, ठीक है। इन तीनों की कैलकुलेशन हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। D1 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, D2 की, D3 की, तीनों को एडअप कर दें बाद में और उसकी वैल्यू निकाल लें फार्मूले के ज़रिए। इसी तरह से जो चौथा साल, पाँचवा साल, छठा साल, ठीक है, हमें इसमें सारों के, जब हमारा रेट जो है फॉर एवर के लिए एक ही हो गया ना, फिर हमें हर साल के डिविडेंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम एक ही डिविडेंड लेके हमेशा के लिए वो परपेचुटी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले केस में किया था ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, परपेचुटी वाला जो केस हमने किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रेफर्ड स्टॉक में हमने, ये देखिए प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन थी, हमने परपेचुटी वाला केस किया था कि एक ही डिविडेंड हमेशा के लिए, ठीक है। इस फार्मूला को हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो परपेचुटी वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं बाद में ना, क्योंकि फॉर एवर के लिए वो एक ही रेट होगा। है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो पहले 3 साल का एक फेज़ हो गया और उसके बाद के लिए हमेशा के लिए जो है वो एक ही रेट हो गया। पहले 3 साल जो हमें रेट मिल रहा है 16% है, और उसके बाद हमें 8% हमेशा के लिए, ठीक है। अलग अलग दोनों पार्ट, दोनों फेजेस की कैलकुलेशन करते फिर एडअप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कहते हैं वी कैन यूज दिस मॉडल बिकॉज डिविडेंड ग्रो एट कांस्टेंट 8% एट बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 3, ठीक है। कहते जी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो आप डिविडेंड है ग्रो कर रहा है 8% रेट के साथ, ठीक है। बाद में 3 साल के बाद हमारा 8% रेट के साथ ग्रो करता जा रहा है और हमेशा के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए, बाद वालों के लिए। अब यहाँ पे देखें, जो पहले 3 साल थे वो पहला फेज था, फिर 3 सालों के बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो पहले 3 साल का जो पहला फेज है उसमें हर साल का डिविडेंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हर साल 16% ग्रोथ हो रही है। अब देखें डी जीरो से मुराद क्या है कि पहले जो अभी अभी जो आप रिसीव कर रहे हैं वो 3.24 रिसीव कर रहे हैं, और पहले साल यानी कि 1 साल के बाद इस 3.24 में 16% का इजाफा हो जाएगा 1 साल के बाद। वो D1 है हमारे पास। तो D1 हमने कैसे निकाला, D0 को लिया, 3.24 को लिया, इसमें 16% इजाफा कर दिया, और हमारे पास जो नई फिगर आई है डिविडेंड की जो 1 साल के बाद हमें मिलने वाला है वो $3.76 है। दूसरे साल जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो भी 16% इजाफे के साथ मिलेगा। तो फिर हमने 3.24 को लिया, ठीक है, और उसमें 16% का इजाफा किया, लेकिन इसकी पावर 2 ले ली, ठीक है। पावर 2 ले लें तब भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका इसका क्या है कि ये जो आंसर आया ना 3.76 का, पहले साल का जो आंसर आया था इसमें 16% का इजाफा कर लें आप, फिर आपको पावर 2 नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यही वाली वैल्यू लेंगे जो 0 ईयर में थी आपकी, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे पावर 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 दफ़ा इसका 16% लेना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को लेके चलेंगे। अगर आप आंसर को लेके चलेंगे तो फिर आपको एक दफ़ा 16% इजाफा करना पड़ेगा। बाहर जो आपको मेथड आसान लगता है आप उसको फॉलो सर कर। फर्स्ट ईयर के आंसर को हम मल्टीप्लाई, तो जो मेथड आप देख सकते हैं आपके लिए आसान है उसको फॉलो कर लें, ठीक है। 2 मेथड्स आपको बताए हैं। उसके बाद तीसरे साल का इस तरह से डिविडेंड है, तो तीसरे साल में भी हम अगर 0 ईयर की वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें 16% इजाफा करना, उसमें पावर 3 लेनी है, ठीक है। अगर आप 0 ईयर की वैल्यू नहीं उठाते, अगर आप फिर ये भी उठा सकते हैं 4.36 और इसमें जस्ट 1.16 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा तीसरे साल की ग्रोथ आ जाएगी 5.06। अब ये 3 साल तक हमने डिविडेंड को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा 16% का रेट था। अब उसके बाद जो है एक नया फेज शुरू हो गया। अब फिर उसका पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड, जब भी याद रखें जब भी एक नया फेज स्टार्ट होगा ना, पीरियड भी उसका पहला ही होगा, फिर वो दूसरे फेज का पहला पीरियड है, ठीक है। ये पहले फेज का पहला पीरियड था, दूसरा था, ठीक है, तीसरे साल, ये पीरियड कह लें, साल कह लें। और ये अब जो D4 है ना, ये दूसरे फेज में आ गया और दूसरे फेज का पहला पीरियड है, दूसरे फेज का पहला साल है, यानी कि अब D4 किस तरह से निकाल लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 5.06 है ना, अब इसमें 16% का इजाफा नहीं हुआ, अब इसमें 8% का इजाफा हुआ। 8% इजाफा पावर 1 ली है उसका पहला पीरियड, ठीक है। 8% इजाफा करना है तो हमारे पास 5.46 आ गया, ठीक है। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आगे तो हमारा 8% ही है ना हमेशा के लिए, तो हम वो परपेचुअलिटी वाला फॉर्मूला लगा के D4 के आंसर से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो हमने निकाली थी ना, पहले साल डिविडेंड निकाला था, ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। दूसरे साल जो डिविडेंड निकाला था इसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, ठीक है। तीसरे साल जो डिविडेंड निकाला था उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर ली। ये देखिए ये डिविडेंड निकले हुए, पहले साल डिविडेंड निकला 3.76, ये वही डिविडेंड है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये जो D1 निकाला आपने, ये D2 निकाला, ये D3, ये डिविडेंड निकाल ली है। अब इन डिविडेंड्स की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट, अभी हमने सिर्फ डिविडेंड निकाले ग्रोथ के साथ, ठीक है। अब इन डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेंगे। क्यों निकालनी है? क्योंकि हम वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? जो आपका मॉडल था, मॉडल क्या कहता है आपको, मॉडल आप पीछे देखते आए हैं, ये मॉडल आपको क्या डिफाइन करता है? बहरहाल ये जीरो ग्रोथ मॉडल है, लेकिन है तो मॉडल सेम ही सबका, तकरीबन थोड़ा बहुत चेंज है। मॉडल क्या कहता है, पहले डिविडेंड होना चाहिए आपके पास, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की। तो आप जब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये मॉडल है। तो अभी तक जो हमने काम किया वो सिर्फ हमने डिविडेंड्स को कैलकुलेट किया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अभी प्रेजेंट वैल्यूज को लेना बाकी है। मॉडल को फोकस करें, अभी हम डिविडेंड्स को कैलकुलेट करके बैठे हैं, अभी सिर्फ D1, D2, D3 हमने फाइंड आउट किया है। अभी हम जो है वो इनकी प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे? ताकि हम इस वैल्यू को निकाल पाएं। वी का जो मॉडल है वो ये है सारा।
तो यहाँ पे देखिए हमने अब ये डिविडेंड निकाल लिया, D1 D2 D3 ग्रोथ रेट के साथ निकाला, D4 भी निकाल लिए, ठीक है। अब इनकी हमने प्रेजेंट वैल्यूज को निकालना है। D1 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। आपके पास जो डिस्काउंट रेट है वो 15% अवेलेबल है, पहला साल है, ठीक है। आप इंटरेस्ट फैक्टर निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल से, आप इसको निकाल सकते हैं। पीरियड 1 होगा और डिस्काउंट रेट 15% होगा, इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पहले साल के डिविडेंड की। इसी तरह से फिर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो दूसरे साल के डिविडेंड की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू दूसरे साल के डिविडेंड की आ जाएगी। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तीसरे साल के डिविडेंड की, ठीक है। वो 15% डिस्काउंट रेट है, ठीक है। और जो तीन आपका पीरियड आपका 3 है, ठीक है। इस तरह से आपने 3 सालों की जो है डिविडेंड के हिसाब से तीनों डिविडेंड्स की ना, पहले साल के डिविडेंड की, दूसरे साल के डिविडेंड की, तीसरे साल के डिविडेंड की, तीनों की आपने प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो ये पहला फेज तो हमारा क्लियर हो गया, पहला फेज यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे फेज पे, ठीक है। पहला फेज यहाँ तक क्लियर हो गया, दूसरे फेज पे बात करनी है। दूसरा फेज हमारा क्या है, दूसरे फेज में देखें हमारे पास जो वैल्यू थी, दूसरा फेज चौथे साल से शुरू हो रहा है, जो D4 है। पहले तीन जो डिविडेंड थे ये पहले फेज में आ रहे थे, इनकी हमने तीनों की डिविडेंड भी निकाल ली है और इनकी प्रेजेंट वैल्यू इसको कैलकुलेट भी कर लिया। अब बात करना चाह रहे हैं हम दूसरे फेज पे, ठीक है। दूसरा फेज जो है वो D4 से यानी कि चौथे साल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और D4 हमारे पास कितना है 5.46, ठीक है। और ये हमेशा के लिए, इसके ऊपर हम परपेचुटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने भी हल भी किया, पहले प्रैक्टिस की है, ठीक है। 5.46 ये देखें, जो आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आपने इसकी देखें यहाँ पे जो है 5.46 है, ठीक है। परपेचुटी वाला फार्मूला लगाएंगे पहले, परपेचुटी वाला फार्मूला लगा के फिर आपने वैल्यू निकालनी पहले, ठीक है। P3 आपने 5.46 लिया, डिस्काउंट रेट और जो ग्रोथ है उसको जी माइनस कर दिया, ठीक है। ये वही परपेचुटी वाला जो फार्मूला आप लगाएंगे D4 पे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, हम इसको पहले करते आए हैं अभी। ये देखें, ये हम यहाँ पे किया हमने कांस्टेंट ग्रोथ में, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ से मुराद, अब ये देखें ना, पहले 3 साल तो 16% था, उसके बाद 8% हमेशा के लिए हो गया था ना। तो 8% के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं ना कि अब ये कांस्टेंट ग्रोथ है, क्योंकि हमेशा के लिए 8% हो गया। पहले 3 साल 16% था और उसके बाद 8% हमेशा के लिए हो गया। तो 8% के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि ये भाई कांस्टेंट ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ है आपकी, हमेशा के लिए यही रहेगी आपकी। 8% जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ है, लिहाजा कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला वहां पे हम अप्लाई कर देंगे हमेशा के लिए, परपेचुटी, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला वहां पे हम अप्लाई कर देंगे, ये डी के माइनस डी हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं दूसरे फेज में, क्योंकि दूसरा फेज कांस्टेंट ग्रोथ वाला है, ठीक है। एक किस्म का हम बात कर सकते हैं, क्योंकि 8% हमेशा के लिए होगा ना, अब उसमें चेंज तो नहीं आनी, तो इसको हम कांस्टेंट ग्रोथ कह सकते हैं। तो दूसरा जो फेज हमारा D4 से स्टार्ट हो रहा था, D4 हमने कैलकुलेट किया और D4 से फिर हमने जो है वो चूंकि कांस्टेंट ग्रोथ था, इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। 5.46 को नीचे आ गया आपका डिस्काउंट रेट, उसमें से यानी कि के ई में से जी माइनस कर दिया आपने, जो 8% है, आपके पास 78 आ गई, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल उसने एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, CG मॉडल। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, इसकी भी आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू आई है आपकी, कब वैल्यू आई है, चौथे साल में खड़े होकर आपने निकाली है, लेकिन आपको तो आज चाहिए वैल्यू, बात समझ आ रही है। अब वैल्यू तो निकल आई, लेकिन ये वैल्यू निकली कब, चौथे साल में खड़े होकर निकली है, निकल चौथे 3 साल के बाद आपने ये वैल्यू निकाली एक किस्म की। अगर ये 3 साल के बाद वैल्यू है 78, बात को थोड़ा सा समझना है आपने, ठीक है। ये जो 78 की वैल्यू हमने निकाली है, ये 3 साल गुजरने के बाद जो आपके स्टॉक की वैल्यू है ना, वो 78 है। अगर 3 साल के बाद 78 है तो आज कितनी होगी वो भी निकालनी है हमने। हमने तो आज की बात करनी, हमने 3 साल बाद की बात नहीं करनी। 3 साल बाद उसकी वैल्यू 78 है, क्योंकि दूसरा फेज 3 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है चौथे साल में। तो 3 साल के बाद जो है वो वैल्यू 78 है। अगर हम आज देखना चाहते हैं तो आज ये कितनी है, जो 3 साल बाद $78 है वो आज कितना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आप फार्मूला आपको पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। 78 में आपने इंटरेस्ट फैक्टर लगाना है,
ठीक है, पीरियड 3 है आपके, ठीक है, बैक आना ना आपने प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, बैक आना आपने तो पीरियड 3 है आपके, आपका डिस्काउंट रेट 15% है, तो 78 की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, आज के हिसाब से वो कितनी आ गई 51.32। यानी कि सादा अल्फाज में स्टॉक की जो 3 साल के बाद वैल्यू थी वो 78 आई है, क्योंकि दूसरा फेज जो है वो 3 साल बाद स्टार्ट हो रहा है, तो 3 साल बाद जो स्टॉक की वैल्यू आ रही है 78 आ रही है, लेकिन हमें आज वैल्यू चाहिए, हम आज वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 3 साल बाद 78 है, वो आज 51.32 डॉलर आ रही है। अब हमारे पास दूसरे फेज की भी आज के हिसाब से वैल्यू आ गई, ठीक है, और पहले फेज की भी हमने निकाल ली है, पहले फेज की वैल्यू भी हमने निकाल ली, डिविडेंड जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल जो डिविडेंड मिलते रहे हैं, तो वो पहले फेज में से तीनों, इनकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली आज के हिसाब से, और जो 3 साल बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ था, जो दूसरे फेज की 3 साल बाद वैल्यू है, उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू ली, उसको भी आज फाइंड आउट कर लिया, उसकी आज कितनी वैल्यू बनती है। इन तमाम को अगर आप जमा कर देंगे तो आपके पास टोटल स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला फेज है, जो पहले फेज की प्रेजेंट वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट, उनको हमने देख लिया, और जो दूसरे फेज की प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। इन सब को हमने दोनों दोनों फेजेस की जो प्रेजेंट वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया है, उनको हमने जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 61.22, ये आपके स्टॉक की वैल्यू आई है ग्रोथ फेजेस में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। हम ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली बाय समिंग ऑल द कैश फ्लोज प्रेजेंट, ऑल द कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है, तमाम जो कैश फ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई। अगर यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस करें, अदरवाइज हम एक्टिविटी की तरफ जाते हैं।